हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 9 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, सिक्स शेड्यूल वॉज फॉर्मुलेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द recommendations of Bordoloi Committee. Second, the inner line permit is obligatory for the residents as well as non-residents of that area. So let us see what is the correct answer for this. Correct answer is A, one only. The second statement is incorrect. When the sixth schedule was going to be formulated in the constitution, at that time in 1949, the Bordoloi Committee was formed and it recommended a separate structure for ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि सिक्स शेड्यूल एक ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे सिर्फ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजंस ऐड करने चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड इज इनकरेक्ट। इनर लाइन परमिट जो है वो मोस्टली सिक्स शेड्यूल स्टेट्स को दी गई है एंड इट इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ दैट लोकल एरिया। मतलब जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहते, अगर उनको उस एरिया में जाना है तो उनके लिए इनर लाइन परमिट जो है वो जरूरी है। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इट इज ऑब्लिगेटरी बोथ फॉर रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर इज ए, वन ओनली। आईएलपी जो है वो काफी न्यूज में रहती है बिकॉज कि मेघालय के अंदर अभी इसकी डिमांड की जा रही है। वहां के जो एमएलएज है, दे आर आस्किंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गेटिंग इनर लाइन परमिट regime. Second question, which of the following statement is or are correct? First, legislators of legislative assembly may be disqualified for defections on the basis of petition from at least 10% members of assembly. Second, decisions of the speaker of a legislative assembly is subject to judicial review as per the provisions of Indian constitution. So let us see what is the correct answer. Correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि किसी भी एमएलए को अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई करना है तो ये डिसीजन होगा स्पीकर का। लेकिन ये अगर उस असेंबली के 10% मेंबर्स एटलीस्ट पिटिशन फाइल करते हैं, मतलब कि स्पीकर को अगर पिटिशन देते हैं, तभी जाके उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कुछ और है, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है। The legislators can be disqualified on the basis of petition from even one member only. कि कोई एक मेंबर ने अगर पिटीशन फाइल की है तब जाके भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसा 10% का कोई क्राइटेरिया नहीं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट पहली नजर में तो करेक्ट दिखता है कि स्पीकर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे तो ये लिखा था कि स्पीकर के जो डिसीजन है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो होलोहान केस के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि द डिसीजंस ऑफ द स्पीकर विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। स्पीकर जो है वो अपने पर्सनल डिस्क्रिशन पे काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोविजन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इम्बाइब हुआ है। सो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी राजस्थान असेंबली के स्पीकर को नोटिस दी है कि 6 एमएलएस के ऊपर उनको अपना डिसीजन जो है इन अ टाइम बाउंड मैनर देना होगा। थर्ड क्वेश्चन, which of the following state recently started a portal for marketing support for women self-help groups? Option A Himachal Pradesh, option B Uttarakhand, option C Rajasthan, and option D Haryana. So let us see what is the correct answer for this. Correct answer is C Rajasthan. ये आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा। मार्केटिंग सपोर्ट फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो जल्द ही एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाली है जिसकी वजह से जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट?
about H5N8 strain of virus? First, it is a new strain of novel coronavirus recently found for the first time in UK. Second, it is 70% more infectious than previously found strains. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब अगर आपको डिटेल में नहीं पता तो ये H5N8 स्ट्रेन ऑफ वायरस जो है, जो कि H1N5 का एक स्ट्रेन है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्ड फ्लू, नॉट फॉर द कोरोना वायरस. केरला के अंदर बर्ड फ्लू का जो केस डिटेक्ट हुआ है, उसके अंदर ये बर्ड फ्लू का एक नया स्ट्रेन फाइंड हुआ है, जो है H5N8 स्ट्रेन. सो इट इज नॉट एनीवेयर रिलेटेड टू कोरोना वायरस. सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. तो अभी जो बर्ड फ्लू की सिचुएशन चल रही है, उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर वायरस किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ वो बताया गया है केरला के अंदर. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रोजेक्ट इको रिसेंटली सीन इन न्यूज? फर्स्ट, it aims to increase capacities of health workers to understand communities to provide best healthcare practices. Second, it was recently started for the treatment of COVID-19. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. ये प्रोजेक्ट इको जो है, जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, कि ताकि वो जो पेशेंट्स हैं उनको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. लेकिन ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी. ये कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, दैट इज अबाउट गेटिंग रेडी फॉर द वैक्सीनेशन. तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इको को मेंशन किया गया है, और यहाँ पे लिखा है कि ये सबसे पहले हेपेटाइटिस सी को ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया था. और अभी की अगर हम बात करें तो HIV, मलेरिया, TB, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, ऐसे अलग अलग डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए चलता है. सो सेकेंड इज इनकरेक्ट. आंसर इज ए, वन ओनली. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट? फर्स्ट, it aims to provide 50% reservations to the scheduled caste in Panchayati Raj institutions. Second, Constitution has provisions to empower women in local and national politics by providing representation. Sorry, it is reservation. So the correct answer is, sorry, the correct answer will be D, neither one nor two. यहाँ पे मिस्टेक है. करेक्ट आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज ये रिसेंटली हरियाणा के अंदर पंचायती राज को अमेंड करने के लिए जो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट को नहीं बल्कि वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन देने की बात है. मतलब कि उनका मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है वो 50% लिमिट किया जाएगा, और इसलिए ये कंट्रोवर्सी हो रही है. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सो अगर उनको रिजर्वेशन देना है, सो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं. पंचायती राज मतलब कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है. तो इसलिए आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू. यहाँ पे गलत आंसर है, सॉरी फॉर द मिस्टेक. सो हरियाणा का जो पंचायती राज एक्ट है वो काफी कंट्रोवर्सी में है, बिकॉज यहाँ पे ये कहा गया है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द वुमेन्स राइट टू कंटेस्ट टू 50%. इसका मतलब ये होगा कि किसी भी लोकल एरिया कंस्टिट्यूएंसी के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% से ज्यादा वुमेन्स कंटेस्ट ही नहीं कर सकते. तो एक तरफ हमारे आर्टिकल 243D का यहाँ पे वायोलेशन हो रहा है, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी न्यूज में है. ये आर्टिकल आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा. सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, वंस अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल, he is debarred from contesting elections in that term. Second, the membership of any MLA is co-terminus with the tenure of the house.
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार अगर किसी मेंबर को 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो जब तक वो टर्म खत्म नहीं होता तब तक वो फिर से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल कि किसी इलेक्शन का टेन्योर है 2021 से लेके 2025, तो अगर मान लो कि 2021 में उनको 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो 2025 तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। द मेंबरशिप इज को टर्मिनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो पर्टिकुलर हाउस डिसॉल्व होगा उसी के साथ उनकी मेंबरशिप जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है। आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। 10th शेड्यूल काफी न्यूज में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिस दी थी कि उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर जो लेजिस्लेटर है अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है अंडर 10th शेड्यूल तो फिर से उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। 8th question, which of the following statement is or are correct about dedicated freight corridor? First, it is a high speed and high capacity corridor that is exclusively meant for road and rail transportation. Second, dedicated freight corridor involves seamless integration of better infrastructure. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बिकॉज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इट इज ओनली मेंट फॉर रेल ट्रांसपोर्टेशन, नॉट फॉर द रोड ट्रांसपोर्टेशन। बाकी की चीजें जो यहाँ पे कही गई है वो करेक्ट है। सेकेंड इज करेक्ट स्टेटमेंट कि यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन होगा। आंसर इज बी सेकेंड ओनली। सो प्रधानमंत्री ने नए फ्रेट कॉरिडोर का रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है एंड इट इज 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। 9th क्वेश्चन। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज की न्यूज़पेपर से है। Which of the following statement is or are correct about sugarcane plantation in India? First, Maharashtra is the largest producer of sugarcane in India. Second, sugarcane needs hot and humid climate. So let us see what is the correct answer. Correct answer is B second only, first is incorrect. Because at present, Uttar Pradesh is the largest producer of sugarcane in India. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि शुगर केन जो है उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड 75 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। सो द आंसर इज बी सेकेंड ओनली। आज के न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे है ये सेंट्रल प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स के द्वारा शुगर केन प्लांटेशन किया जा रहा है अहेड ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन इन केरला। 10th question, which of the following state recently banned import of poultry over fears of bird flu? Option A West Bengal, option B Odisha, option C Assam and option D Kerala. So the correct answer for this is C Assam. आसाम ने रिसेंटली पोल्ट्री के इंपोर्ट को बैन किया है, ये आज की न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, ओवर द फियर्स ऑफ बर्ड फ्लू। नागालैंड इज ऑल्सो डायरेक्टिंग सम काइंड ऑफ एडवाइजरी फॉर दिस। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।